हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब एसएस स्टडी मैटर पर। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं अभी सेमेस्टर 2 का मेजर पेपर 3 पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संत अगस्टाइन के राजनीतिक विचारों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को करा दिया गया है, एक से दो क्वेश्चन और लाने वाले हैं और उसके बाद जो है आपका मेजर पेपर 3 का सारा आंसर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, एक ये बचा है, एक और आखिरी क्वेश्चन कराएंगे। तो समझते हैं कि संत आइंस्टाइन कौन थे। सबसे पहले परिचय को देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि सारा सेमेस्टर का तैयारी आपका इसी चैनल पर कराया जाएगा और ये बहुत ही बेहतर तरीके से कराया जाएगा। अभी भी देख सकते हैं कई सारे जो सब्जेक्ट उनका तैयारी करा दिया गया है, आप लोग का भी करा दिया जाएगा। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बोले, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो ये समझते हैं संत आइंस्टाइन के परिचय को। बात करें अगर एक ओवरव्यू, तो संत अगस्टाइन जो है वो ईसाई धर्म के एक प्रसिद्ध विचारक थे और रोमन और कैथोलिक चर्च के वो डॉक्टर भी थे। ठीक है, जो चर्च के एक डॉक्टर भी थे, वो एक धर्मशास्त्री भी थे, लेखक भी थे, उपदेशक भी थे। मतलब किसी के बारे में किसी को बताना, ये सब उनका काम था। ठीक है, ये सब वो करते थे। और ये जो क्वेश्चन है आपका कि संत अगस्टाइन के राजनीतिक विचारों की विस्तृत व्याख्या कीजिए, यहाँ पर जो संत अगस्टाइन के द्वारा जो राजनीतिक विचार का व्याख्या किया गया है, मतलब कि जो राजनीतिक विचार था उनका, जो संत अगस्टाइन के तरफ से अगर कहा जाए तो राजनीतिक का उसका जो उद्देश्य था, संत अगस्टाइन के जो राजनीतिक का उद्देश्य था वो क्या था, तो उसका जो राजनीतिक का उद्देश्य था वो नैतिकता और ईश्वर की सेवा के लिए था। ठीक ठीक है, मतलब अगर समाज में शांति और न्याय की व्यवस्था स्थापित होगा तब जाके जो नैतिकता और ईश्वर का सेवा हो सकता है, यही उनका राजनीतिक विचार था। ठीक है, एक सारांश की तरह से आप समझिए कि अगर समाज में शांति और न्याय स्थापित है तभी जाके ईश्वर और नैतिकता का क्या है, तो उसका सेवा हो सकता है। और इसी के लिए समाज में नैतिकता, समाज में न्याय और शांति का स्थापना किया गया। तो ये समझते हैं इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले इसके परिचय को हम लोग देखेंगे, उसके बाद आगे हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो परिचय में आपको क्या लिखना है, परिचय में लिखना है कि संत अगस्टाइन मध्यकालीन ईसाई दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे। अगर इसका जन्म का बात किया जाए दोस्तों, संत अगस्टाइन के जन्म का बात किया जाए तो इनका जो जन्म है वो 354 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर, तो उत्तरी अफ्रीका में हुआ था। आइए समझते हैं फिर से। तो संत अगस्टाइन मध्यकालीन ईसाई दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे, जिन्होंने राजनीतिक दर्शन को धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण से परिभाषित किया। उनकी प्रमुख रचना सिटी ऑफ गॉड, ये बात आप याद रखेंगे कि सिटी ऑफ गॉड किसने लिखा था, तो संत अगस्टाइन ने। ईसाई राजनीतिक विचारधारा का आधारभूत ग्रंथ मानी जाती है। संत अगस्टाइन ने मानव समाज, राज्य और ईश्वर के बीच संबंधों को स्पष्ट किया और राजनीतिक व्यवस्था को ईसाई नैतिकता और धार्मिक विश्वासों से जोड़ने का प्रयास किया है। कहा जाए तो इनके द्वारा जो है दो नगरों का बात किया गया है। पहला जो है वो है ईश्वर का नगर और दूसरा है आपका मनुष्य का नगर। दोनों के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि क्या लिखा है उन्होंने सिटी ऑफ गॉड के बारे में, उसी के बारे में ये पूरा क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, और एक बात आपको बता दें कि संत अगस्टाइन के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर यही लिखना है। ठीक है, तो आइए आगे समझते हैं। आगे लिखा है संत अगस्टाइन के राजनीतिक विचारों की मुख्य अवधारणाएं। अब इनके द्वारा जो अवधारणा था, जो भी सोच था, वो क्या था, तो दो नगरों की अवधारणा। इनके द्वारा ही दो नगरों की अवधारणा किया गया था। संत अगस्टाइन ने सिटी ऑफ गॉड में दो नगरों का वर्णन किया है। सिटी ऑफ गॉड में दो नगरों का वर्णन किया है। पहला है ईश्वर का नगर। ठीक है, ईश्वर का नगर, और दूसरा है आपका मनुष्य का नगर। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ईश्वर का नगर क्या है, उसमें क्या कहा गया। यह धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित आदर्श समाज है। ईश्वर का नगर कहा गया किसको, जो धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित आदर्श का समाज। आगे लिखा है कि इसका उद्देश्य ईश्वर की इच्छा का पालन करना और मोक्ष प्राप्त करना है। और इसका जो उद्देश्य है ईश्वर के नगर का, वो है ईश्वर की इच्छा का पालन करना और मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति प्राप्त करना। और तीसरा जो है, यह नगर प्रेम, न्याय और धार्मिकता पर आधारित है। यह नगर प्रेम, न्याय और धार्मिकता पर आधारित है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं अब जो मनुष्य का नगर है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है मनुष्य का नगर। जैसे कि जो अगस्टाइन है, इन्होंने दो नगरों की अवधारणा किया था। दो नगर, जैसे ईश्वर का नगर और मनुष्य का नगर। तो दोनों नगर को समझेंगे। ईश्वर के नगर को देखा कि यह धार्मिक और नैतिक सिद्धांतों पर आधारित था, वो एक आदर्श समाज था। और जो दूसरा था वो ईश्वर की इच्छा का पालन करना था। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे मनुष्य का नगर। इसके बारे में क्या कहते हैं कि यह सांसारिक और भौतिक आवश्यकताओं पर आधारित है। ये जो नगर है, जो हम लोगों ने बसाया या फिर जो मनुष्यों ने बसाया है, ये सांसारिक और भौतिक आवश्यकताओं पर आधारित है। मतलब जो भौतिक चीज़ें जिसका हम लोग दिन भर में यूज करते हैं, या फिर जो सांसारिक चीज़ है उस पर आधारित है। ठीक है,
दूसरा बात कहा है कि इसका उद्देश्य सांसारिक सुख और सत्ता की प्राप्ति है। यहाँ जो मनुष्य का नगर है, यहाँ का जो उद्देश्य है वो सांसारिक सुख या फिर सत्ता की प्राप्ति है। तीसरा जो बात कहा है, यह नगर लोभ, अहंकार और संघर्ष से भरा हुआ है। तीसरा जो मनुष्य के नगर के बारे में बात कहा है संत अगस्टाइन ने, वो कहा है कि यह जो नगर है वो लोभ, अहंकार और संघर्ष से भरा हुआ है। आगे क्या कहते हैं, अगस्टाइन ने इन दोनों नगरों को मानव समाज में सह अस्तित्व के रूप में देखा और कहा कि ईश्वर का नगर ही अंतिम सत्य है, और कहा कि ईश्वर का ही जो नगर है वही अंतिम सत्य है। ठीक है, आगे हम लोग समझते हैं इसके बारे में। और दूसरा है राज्य और धर्म का संबंध। राज्य और धर्म का संबंध, कैसे राज्य और धर्म का संबंध है उसको देख लेते हैं। तो अगस्टाइन ने राज्य को मनुष्य के पास के परिणाम स्वरूप उत्पन्न एक संस्था माना। अगस्टाइन जो है उन्होंने राज्य को मनुष्य के पास एक परिणाम स्वरूप उत्पन्न एक संस्था माना। मतलब परिणाम स्वरूप उनके पास एक, बोल सकते हैं, एक संस्था है जिसको राज्य कहा गया है अगस्टाइन के द्वारा। दूसरा बात वो बोलते हैं कि उनके अनुसार राज्य का मुख्य उद्देश्य समाज में शांति और व्यवस्थाएं बनाए रखना है। उनका जो दूसरा बात है वो कहते हैं कि राज्य का जो मुख्य उद्देश्य है वो समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना है। समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना ही राज्य का सबसे प्रमुख काम है। ठीक है, तीसरा बात है कि उन्होंने कहा कि राज्य को धर्म के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और शासकों को ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य जो है उसको धर्म के सिद्धांतों का क्या है, पालन करना चाहिए। जो धर्म है उसका पालन करना चाहिए राज्य को, और जो शासक है उसको ईश्वर के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए, उसको ईश्वर के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। चौथा जो है वो क्या कहते हैं, धर्म, राज्य और नैतिकता को ईश्वर के प्रति समर्पण सिखाने का कार्य करता है। धर्म जो है राज्य को नैतिकता और ईश्वर के प्रति समर्पण सिखाने का कार्य करता है। कौन? धर्म। ठीक है, धर्म ही राज्य को नैतिकता और ईश्वर के प्रति समर्पण सिखाने का काम करता है। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा उन्होंने कहा है अपने किताब में सिटी ऑफ गॉड में कि पाप और मानव प्रकृति। पाप और मानव प्रकृति क्या है? तो अगस्टाइन के अनुसार मनुष्य जन्मजात पापी है और उसकी प्रवृत्ति स्वार्थ और लोभ की ओर है। अगस्टाइन कहते हैं कि जो मनुष्य है वो जन्मजात पापी है और उसकी जो प्रवृत्ति है, जो कैरेक्टर, वो जो चाहता है, उसकी जो प्रवृत्ति का मतलब आप समझिए जैसे कि कोई आदमखोर जानवर है या फिर कोई भी मांसाहारी जानवर तो मार के खा लेता है जानवर को। ठीक है, तो वो उसका प्रवृत्ति है। जैसे मनुष्यों का प्रवृत्ति है लालच करना, किसी को पाने की इच्छा, तो ये प्रवृत्ति है। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रवृत्ति। तो वही लिखा है अगस्टाइन के अनुसार मनुष्य जन्मजात पापी है और उसकी प्रवृत्ति स्वार्थ और लोभ की ओर होती है। उसका जो प्रवृत्ति वो स्वार्थ और लोभ की तरफ ही होता है। अगला जो कहा है उन्होंने कि राज्य का कार्य मनुष्य की इन पापपूर्ण प्रकृति को नियंत्रित करना है। लेकिन राज्य का जो कार्य है वो मनुष्य की इन पापपूर्ण प्रकृति को ही नियंत्रित करना है। ठीक है, राज्य का काम है ये। अगला जो पॉइंट है उन्होंने कहा है कि राज्य और कानून का उद्देश्य पाप को सीमित करना और नैतिकता को बढ़ावा देना। उन्होंने कहा है कि राज्य और कानून का उद्देश्य पाप को सीमित करना और नैतिकता को बढ़ावा देना है। मतलब जो राज्य है और राज्य में जो कानून है उसका काम है, उसका उद्देश्य है कि पाप को सीमित करे। किसके द्वारा? तो कानून के द्वारा, और नैतिकता को बढ़ावा दे। ये सब जो कहा गया वो किस में कहा गया? तो सिटी ऑफ गॉड जो उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, चौथा जो बात कहा है शांति का महत्व। शांति का महत्व है। ठीक है, उसमें क्या कहा गया कि अगस्टाइन ने शांति को राज्य और समाज का सर्वोच्च उद्देश्य माना। अगस्टाइन ने शांति को राज्य और समाज का सर्वोच्च उद्देश्य माना है। मतलब जो शांति है वही राज्य और समाज का सर्वोच्च उद्देश्य है। मतलब राज्य में शांति होना चाहिए, इस तरह का बात आप समझिए। फिर आगे लिखा है कि उनके अनुसार सांसारिक शांति केवल अस्थायी है। जो सांसारिक शांति है वो केवल अस्थायी, मतलब वो फिक्स नहीं है। ठीक है, और वे वास्तविक शांति ईश्वर के नगर में ही प्राप्त होती है। और जो वास्तविक शांति है वो ईश्वर के नगर में ही जाके प्राप्त होगा। और यहाँ पर जो सांसारिक शांति है वो सिर्फ अस्थायी है, मतलब बस वो इसी तरह चल रहा है, काम चलाऊ है। अगला पॉइंट उन्होंने कहा है कि शांति केवल धार्मिक और नैतिक मूल्यों के पालन से संभव है। शांति जो है वो केवल धार्मिक और नैतिक मूल्यों के पालन से ही संभव हो सकता है। ये सब कौन कह रहे हैं? तो अगस्टाइन। सिटी ऑफ गॉड में पांचवी जो बात कही गई है न्याय की परिभाषा। न्याय की परिभाषा को कैसे डिफाइन किया गया है संत अगस्टाइन के द्वारा, तो आइए देखते हैं। अगस्टाइन ने कहा है कि एक राज्य बिना न्याय के डाकुओं का समूह मात्र है। मतलब अगर किसी भी राज्य में न्याय नहीं हो तो वो सिर्फ डाकुओं का एक समूह लगता है। मतलब कोई भी कुछ भी कर रहा है, न्याय ही नहीं है, तो वो डाकुओं का समूह लगता है। ये कहा गया है न्याय की परिभाषा में अगस्टाइन के द्वारा। अगला पॉइंट है कि न्याय का आधार ईश्वर का कानून है। न्याय का जो आधार है वो ईश्वर का ही कानून है। ठीक है, अगला पॉइंट है उनका मानना था कि न्याय तभी संभव है जब राज्य ईश्वर की इच्छा का पालन करे।
उनका जो मानना है कि न्याय तभी संभव है जब राज्य ईश्वर की इच्छा का पालन करे। जब राज्य जो है ईश्वर की इच्छा का पालन करेगा तभी जाके न्याय संभव है। अगला जो बात कहा उन्होंने, राजनीतिक व्यवस्था का दृष्टिकोण। राजनीतिक व्यवस्था का दृष्टिकोण, ठीक है, किस तरह से राजनीतिक व्यवस्था को देखा जाए उसके बारे में। तो अगस्टाइन ने किसी विशेष राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन नहीं किया है, मतलब किसी विशेष खास राजनीतिक व्यवस्था का समर्थन उन्होंने नहीं किया है। उनके अनुसार सभी राजनीतिक व्यवस्थाएं पापपूर्ण मानव समाज की सीमाओं के भीतर ही रहती है। उन्होंने कहा है कि जितनी भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं वो सभी पापपूर्ण मानव समाज की सीमाओं के भीतर ही रहता है। मानव समाज का जो सीमा है वो सब कुछ पापपूर्ण मानव समाज के भीतर ही रहता है, ठीक है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक व्यवस्था हो। अगला बात जो उन्होंने कहा है, तो उन्होंने शासकों को नैतिक और धार्मिक दृष्टि से प्रेरित होने पर बल दिया। उनके द्वारा जो शासक को नैतिक और धार्मिक दृष्टि से प्रेरित होने को बल देने पर काम उन्होंने किया है। यहाँ से हम लोग जानेंगे कि संत अगस्टाइन के राजनीतिक विचारों की विशेषता, उनकी क्या विशेषताएं थी। संत अगस्टाइन के जो राजनीतिक विचार था उनका क्या क्या विशेषता, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला जो विशेषता है वो धर्म और नैतिकता का प्रमुख स्थान। धर्म और नैतिकता का प्रमुख स्थान। अगस्टाइन ने धर्म को राजनीति का आधार बताया। अगस्टाइन ने धर्म को राजनीति का आधार बताया, मतलब जो राजनीति है उसमें धर्म होना चाहिए, वही उसका आधार है राजनीति का। उनके विचारों में ईश्वर की सर्वोच्चता और नैतिकता का पालन प्रमुख है, और उनका जो विचार है, जो राजनीतिक विचार है, उसमें ईश्वर की सर्वोच्चता और नैतिकता प्रमुख, जो सर्वोच्चता और नैतिकता है उसका पालन करना प्रमुख है। ईश्वर का जो सर्वोच्चता है, न्याय, नैतिकता है, उसका पालन करना ही प्रमुख है राजनीति में, ठीक है। अगला जो बात, उसको जो विशेषता कहा गया उनके द्वारा, तो आध्यात्मिकता और सांसारिक शक्ति का संतुलन। आध्यात्मिकता का मतलब क्या है, जो भौतिक चीज़ों से परे है, जो मतलब जिस सुख के लिए हम लोग काम करते हैं, जो भी काम करते हैं हम लोग पैसों के लिए काम करते हैं, तो उससे भौतिक सुख हम लोग को मिलता है। लेकिन जो आध्यात्मिक लोग हैं वो उन भौतिक सुखों को छोड़ चुके, तभी जाके वो आध्यात्मिक हुए। तो ये बताया गया कि आध्यात्मिक और सांसारिक शांति का, शक्ति का संतुलन। अगस्टाइन ने राज्य और धर्म के बीच सहयोग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राज्य को धर्म में मार्गदर्शन लेना चाहिए, राज्य जो है उनको धर्म में मार्गदर्शन लेना चाहिए, धर्म से, ठीक है। तीसरा जो विशेषता है, यथार्थ और आदर्श का समन्वय। यथार्थ का मतलब है कि जो है वही है, मतलब जो सही है वही है, ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। यथार्थ और आदर्श का समन्वय। अगस्टाइन ने मानव की कमजोरियों को स्वीकार किया, लेकिन धार्मिक आदर्शों को भी प्राथमिकता दी है। यथार्थ और आदर्श का जो समन्वय है, ये इसका विशेषता है तीसरा। अगस्टाइन ने मानव की कमजोरियों को स्वीकार किया कि वो पापी है या फिर जो भी उनकी जो कमजोरी है उसको स्वीकार किया, लेकिन धार्मिक आदर्शों को भी प्राथमिकता दी। लेकिन जो धार्मिक आदर्श है उसको भी प्राथमिकता दिया गया है। चौथा देख लेते हैं, न्याय की शांति का महत्व। ये चौथा विशेषता है, न्याय की शांति का महत्व। उन्होंने न्याय और शांति को राजनीति का मुख्य उद्देश्य बताया। उन्होंने क्या बोलते हैं कि न्याय और शांति को राजनीति का मुख्य उद्देश्य बताया। राजनीति के लिए जो मुख्य उद्देश्य है वो है न्याय और शांति, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखेंगे संत अगस्टाइन के राजनीतिक विचारों की प्रासंगिकता, मिलता जुलता, ठीक है। प्रासंगिक का मतलब है कि उनके विचार से कुछ और जो मिलती जुलती बातें उनके बारे में। तो धार्मिक और नैतिक राजनीति, उनके विचार आधुनिक समय में भी नैतिक और धार्मिक राजनीति के लिए प्रासंगिक है। नैतिकता और कानून का संतुलन आज भी राजनीतिक स्थिरता का आधार है। नैतिकता और कानून कानून का जो संतुलन है वो आज भी राजनीतिक स्थिरता का आधार बताया जाता है। दूसरा जो पॉइंट है, राज्य और धर्म का संबंध। राज्य और धर्म का क्या संबंध होता है, तो राज्य और धर्म के संबंध पर उनकी अवधारणा आज के समय में भी महत्वपूर्ण बहस का विषय है। आज भी मतलब वो महत्वपूर्ण विषय का ही बहस है, पूरा हुआ नहीं। तीसरी जो बात कही गई है वो क्या है, जो प्रासंगिक बात है वो है शांति की अवधारणा। तो उनकी शांति की अवधारणा आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और मानव अधिकारों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनकी शांति की अवधारणा आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और मानव अधिकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ से एक आलोचना देख लेंगे, क्योंकि आपका कोई भी क्वेश्चन आता है संत अगस्टाइन के बारे में, आपको यही आंसर लिखना है, तो सब कुछ को हम लोग एक ही क्वेश्चन में लिख के लाए हैं, ठीक है। सबसे पहला जो आलोचना इसके विचार का और राजनीतिक विचार का हुआ था वो क्या था, तो अत्यधिक धार्मिकता, ये इनकी आलोचना थी। मतलब ये धर्म के तरफ ज़्यादा झुके हुए थे, जो भी इनका कार्य था वो सब धर्म के तरफ ही थे। क्या कहते हैं, तो अगस्टाइन के विचारों में धर्म और ईश्वर को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, जो व्यवहारिक राजनीति में हमेशा लागू नहीं हो सकता। अगस्टाइन का जो विचार है उसको धर्म और ईश्वर की तरफ बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है, जो मतलब कि व्यवहारिक राजनीति में हमेशा लागू नहीं किया जा सकता है। दूसरा जो आलोचना है इसका वो है आदर्शवादी दृष्टिकोण।
तो उनके विचार आदर्शवादी हैं और मानव समाज की वास्तविकताओं से कभी कभी दूर प्रेरित होते हैं। उनका जो विचार है वो आदर्शवादी है और मानव समाज की वास्तविकताओं से कभी कभी दूर प्रतीत होते हैं, मतलब जो वास्तविकता है उससे दूर दिखाई देता है। तीसरा जो आलोचना है वो सांसारिक राजनीति की उपेक्षा, जो सांसारिक राजनीति है उसकी उपेक्षा करते हैं। तो उन्होंने सांसारिक राजनीति संस्थाओं और उनकी कार्य प्रणाली पर बहुत कम ध्यान दिया है, बहुत ही कम ध्यान दिया गया है जो सांसारिक राजनीति है उसके ऊपर। एक निष्कर्ष के तौर पर हम आपको समझाने के लिए इतना बड़ा लिख के लाए, आप एक सार की तरह से, जैसे हमने ऊपर समझाया था कि राजनीति का इनका जो संत ऑगस्टाइन का जो राजनीति का उद्देश्य था वो नैतिकता और ईश्वर की सेवा के लिए था, ठीक है। और सेवा कैसे होगा, तो जब समाज में न्याय और शांति की स्थापना की जाएगी, वही आपको लिखना है यहाँ पर निष्कर्ष के तौर पर। एक बार सुन लीजिए कि जो ऑगस्टाइन है उनके द्वारा राजनीति का उद्देश्य था नैतिकता और ईश्वर की सेवा करना। और सेवा कब होगा, सेवा तभी होगा जब समाज में शांति और न्याय का स्थापना होगा, ठीक है। यही आपको लिखना है निष्कर्ष में। एक बार हम आपको समझा देते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। तो संत ऑगस्टाइन के राजनीतिक विचार ईसाई धर्मशास्त्र और राजनीतिक दर्शन का संगम है। उन्होंने राज्य, धर्म और मानव प्रकृति के गहन अध्ययन के माध्यम से एक नैतिक और धार्मिक राजनीतिक व्यवस्था की वकालत की। यद्यपि उनके विचार आदर्शवादी और धार्मिक रूप से प्रेरित थे, फिर भी वे राजनीति में नैतिकता और न्याय की अवधारणा पर जोर देते हैं। उनका दो नगरों का सिद्धांत और शांति की अवधारणा आज भी राजनीतिक और सामाजिक दर्शन के लिए प्रासंगिक है। तो इस तरह का जो नीचे का 2-3 लाइन है वो, और जो दो लाइन मैंने बताया वो लिख के आप निष्कर्ष के तौर पर इसको लिख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें, और कोई समस्या है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, फीडबैक अपना जरूर दें कि वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी तैयारी करें, क्योंकि टाइम नहीं है। और चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।